Hello friends, how are you? I hope you all are fine. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो संबंधित है रिट से, जिसका नाम है मैंडेमस। इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे उसमें आर्टिकल 32, 26 क्या डेफिनेशन है मैंडेमस की, ये किसको इशू की जाती है और किस ग्राउंड पे मैंडेमस इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स, क्या पर्पस है मैंडेमस को इशू करने का, और कब मैंडेमस नहीं इशू की जाती है, किसके अगेंस्ट में मैंडेमस नहीं इशू की जाती है, इस मैंडेमस का जो ओरिजिन हुआ है, इस रेट का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, और क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस मैंडेमस रेट के इंग्लैंड में और इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद। तो आज हम इस पूरे 9 जो पॉइंट्स हैं इनको इस लेक्चर में कवर करेंगे। अगर लेक्चर लंबा होगा तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओरिजिन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमको सबसे पहले कवर करना चाहिए, लेकिन हम उसको सबसे लास्ट में इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको ये 7 पॉइंट ईजिली समझ में आ गए तो आपको ओरिजिन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आर्टिकल 32 एंड 26। ये क्वेश्चन आप लोग को पहले ही पता होगा। आर्टिकल 32 कहता है राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है अगर वो इन्फ्रिंज होता है तो पिटिशनर्स के पास राइट है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 226 जो एम्पावर करता है हाई कोर्ट्स को कि अगर कोई पिटिशनर है जिसका फंडामेंटल राइट और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, 2 राइट फंडामेंटल राइट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर इन्फ्रिंज होता है तो वो हाई कोर्ट विज़िट कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ बोथ ऑफ दीज राइट्स। तो जो रेट जो इशू की जाती है, जो मैंडेमस रेट जो इशू की जाती है वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इशू करता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट इशू करता है। तो आइए, जो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि डिफिनेशन ऑफ रिट्स की क्या डिफिनेशन है इसको देख लेते हैं। तो रिट्स कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है किसी भी स्टैट्यूट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लैटिन जो वर्ड है उसमें हम इसको मैंडेमसी लिखते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसको वी कमांड लिखते हैं। वी कमांड या वी ऑर्डर इसको कहते हैं। और जो आपका इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ था उसमें मैंडेट बोलते हैं इसको, मैंडेट। और ये रेट जो होती है ये एक तरीके का जो ऑर्डर होता है जो इशू किया जाता है कोर्ट्स द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा इशू किया जाता है। ये एक तरीका का ऑर्डर जो मैंडेमस रेट होती है। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम कवर कर लेते हैं कि ये रेट जो है वो किसको इशू की जाती है। जो रेट होती है वो सुपीरियर कोर्ट्स इशू करता है। सुपीरियर कोर्ट्स किसको इशू करता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 में इशू करते हैं। किसको इशू करते हैं? जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, जो हाई कोर्ट से नीचे के कोर्ट्स होते हैं उनको इशू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स या पब्लिक ऑफिशियल्स को, कॉरपोरेशंस को, ट्रिब्यूनल्स होती हैं छोटी छोटी, उनको इशू करते हैं। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, इन सबको रेट इशू करते हैं। मैंडेमस किसको इशू की जाती है? ये इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के थ्रू लोअर कोर्ट्स को, और इन सबको इशू की जाती है। ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टेड नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जिनको ये इशू की जाती है। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स मैंडेमस इशूड। किस ग्राउंड्स पे मैंडेमस इशू है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कब मैंडेमस को इशू करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि व्हेन दे हैव रिफ्यूज टू डू द एक्ट इन रिलेशन ऑफ विच दे आर लीगली बाउंड टू डू सो अंडर द स्टैट्यूट। तो ये कह रहे हैं कि जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिनको रेट इशू करते हैं, जब वो किसी स्टैट्यूट के अंदर कोई एक्शन या कोई आपका ड्यूटी करने के लिए बाउंड होते हैं लेकिन वो उसको करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। मतलब कोई बॉडी है या अथॉरिटी है जो किसी स्टैट्यूट के अंदर कोई पब्लिक ड्यूटी करने के लिए बाउंड है लेकिन उसने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, तब उसके ख़िलाफ़ जो है रेट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं। रिफ्यूज़ कर दिया या फेल हो गए, या मतलब कोई ड्यूटी जो उनको करनी थी वो करने को वो की नहीं, वो फेल हो गए करने से, तो उनको करने के लिए जो है वो रेट इशू की जाती है।
जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि वो जो एक्ट है व्हेन दे हैव प्रीवियसली डन बट वाज रॉन्गफुली एक्ट एंड नॉट प्रॉपरली डन सो टू करेक्ट अ प्रायर एक्शन। अब ये तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो बॉडीज़ हैं उन्होंने वो जो लीगली जो स्टैट्यूट के अंदर जो ड्यूटी है उसको लीगली बाउंड करने के लिए वो बाध्य थे, वो उन्होंने ड्यूटी तो कर दी लेकिन वो सही तरीके से नहीं की गई ड्यूटी, वो रॉन्गफुल एक्ट हो गया। अब उस एक्ट को प्रॉपर और सही तरीके से करने के लिए रेट इशू की जाती है कि आप इस एक्ट को सही तरीके से करिए। अब जो चौथा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि पिटिशनर्स मस्ट हैव सफिशिएंट लीगल इंटरेस्ट और लीगल राइट इन ऑर्डर टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बट ही मस्ट शो दैट ही हैज़ डिमांडेड परफॉर्मेंस विच हैव बीन रिफ्यूज। अब पिटिशनर्स जो है उसको एक उसका लीगल राइट होना चाहिए, मतलब पिटिशनर के पास एक सफिशिएंट लीगल इंटरेस्ट या लीगल राइट होना चाहिए कि वो कंपेल कर सके बॉडीज़ को, अथॉरिटीज़ को, लोअर कोर्ट्स को कि आप जो है इस रिट के थ्रू पब्लिक ड्यूटी, अपनी पब्लिक ड्यूटी करिए। बट रिट को इशू करवाने से पहले पिटिशनर्स को ये सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स को दिखाना पड़ेगा कि उसने डिमांड करी थी पब्लिक अथॉरिटीज़ से, पब्लिक ऑफिशियल से या लोअर कोर्ट से, उसने डिमांड करी थी कि आप इस एक्शन को कंप्लीट करिए क्योंकि आप स्टैट्यूट के अंदर बाध्य हैं, बाउंड है इस एक्शन को पूरा करने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना नहीं किया। तो पिटिशनर्स के पास एक सफिशिएंट लीगल ग्राउंड होना चाहिए। और कह रहे हैं कि रिट मैंडेमस तभी इशू की जाएगी जब एक क्लियर ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट होना चाहिए। कोई सिर्फ डिस्प्यूट ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि क्लियर एक साफ जो एविडेंसेस है उससे ये दिखना चाहिए कि हाँ क्लियर ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट हुआ है। तो ये हमारा जिस ग्राउंड्स पे रिट इशू की जाती है वो ग्राउंड्स हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉर व्हाट पर्पस मैंडेमस इज़ इशूड, मतलब किस पर्पस के लिए मैंडेमस इशू की जाती है, क्या पर्पस है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस इशू करता है। तो ये कह रहे हैं कि मैंडेमस इज इशूड टू कंपेल द परफॉर्मेंस मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी एंड प्योरली मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ करेक्टली, मतलब जो बॉडीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, जो ट्राइब्यूनल्स हैं, वो स्टैट्यूट के अंदर बाउंड हैं कि वो एक्ट करने के लिए बाउंड है, तो इसलिए कह रहा है कि उनको कंपेल करने के लिए रिट इशू की जाती है। तो ये कह रहे हैं टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी सेम है, तो कह रहे हैं कि पब्लिक ड्यूटी जो, क्योंकि वो किसी स्टैट्यूट के अंदर जो है बाउंड हैं बाध्य हैं पब्लिक ड्यूटी करने के लिए, तो उसको करवाने के लिए, उनको कंपेल करवाने के लिए यह रिट इशू की जाती है। ठीक है, उसका पर्पस यही है। और कह रहे जो नेचर ऑफ वर्क होना चाहिए, जो पब्लिक ऑफिशियल अथॉरिटीज़ जो के थ्रू जो वर्क किया जाना चाहिए, जिस पर्पस के लिए रिट इशू किया जाएगा वो पब्लिक, जो नेचर ऑफ वर्क होना चाहिए वो पब्लिक वर्क होना चाहिए, प्राइवेट वर्क नहीं होना चाहिए। अगर प्राइवेट वर्क है तो रिट नहीं इशू की जाएगी, नेचर ऑफ वर्क जो होना चाहिए वो पब्लिक वर्क होना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हेन मैंडेमस इज़ नॉट इशूड, मतलब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें मैंडेमस नहीं इशू की जाएगी। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि उसके एक्सेप्शन क्या हैं। कह रहे हैं ऐसी कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जब मैंडेमस नहीं इशू की जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है किसी भी प्राइवेट रॉन्ग, जो प्राइवेट रॉन्ग होते हैं उनको सही करवाने के लिए मैंडेमस नहीं इशू की जाएगी। अब कह रहे हैं पिटिशनर्स हैज़ लीगल ड्यूटी विच अराइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट विच इज़ इन डिस्प्यूट। अब कह रहे हैं बहुत से ऐसे, देखिए बहुत से ऐसे जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को परचेज़ करने से या सेल करने से रिलेटेड, तो उसमें भी लीगल ड्यूटी होती है, किसी न किसी के पास, दोनों के पास लीगल ड्यूटी होती है। तो अगर उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट से जो है, तो वो जो एग्रीमेंट है अगर वो ब्रीच होता है तो उस एग्रीमेंट को जो है पूरा करवाने के लिए, उस एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस किसी दूसरे जो आपका पार्टी है उससे पूरा करवाने के लिए जो है रिट नहीं इश्यू की जाएगी, क्योंकि ये एक तरीके का फंडामेंटल राइट का तो ब्रीच हुआ नहीं है। तो ये मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है दो पार्टियों के बीच में तो उसको
मतलब पूरा करवाने के लिए जो है रिट नहीं इशू की जाएगी, क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी पब्लिक ऑफिशियल से या किसी अथॉरिटीज़ से तो या किसी कोर्ट से, तो उसको पूरा करवाने के लिए रिट नहीं इशू की जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल, क्योंकि रेट जो हमेशा इशू की जाती है वो स्टेट के विरुद्ध ही इशू की जाती है, या आपके और जो मैंडेमस रेट है वो तो आपके लोअर कोर्ट्स के विरुद्ध या आपके ट्राइब्यूनल्स हो गए, पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, इनके ख़िलाफ़ इशू की जाती है। अब कह रहे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, मतलब जो आम आदमी होता है, उसके ख़िलाफ़ नहीं इशू की जाती है। प्राइवेट राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए नहीं इशू की जाती है। जैसे अभी हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए नहीं इशू की जाती है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के विरुद्ध जो है रिट नहीं इशू की जाती, लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि एक केस हुआ था सोहन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1957 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और प्रज्ञा टूल्स कॉरपोरेशन वर्सेस इमैनुअल। अब इस केस में ये कहा गया था कि mandamus might under certain circumstances lie against a private individual if it is proved that he has colluded with a public authority। तो इस केस में ये कहा गया था कि देखो, मैंडमस कभी भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के विरुद्ध नहीं इशू की जाती है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल के विरुद्ध भी इशू हो सकता है। अगर जो पिटिशनर है उसने किसी तरीके की साठगांठ की है पब्लिक अथॉरिटी, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी के विरुद्ध ही मैंडेमस इशू होती है। अगर उसने पब्लिक अथॉरिटी के साथ साठगांठ करी है और पब्लिक अथॉरिटी ने उस एक्ट को करने से मना कर दिया है, तो मैंडेमस इशू की जाएगी। अच्छा, दूसरा जो चौथा पॉइंट है वो ये कहता है कि वेयर एलिज राइट ऑफ द पिटिशनर्स इज़ फाउंडेड इट्स अल्ट्रा वायरस। कह रहे हैं जो पिटिशनर्स का जो लीगल राइट है वही अल्ट्रा वायरस है, वही लॉफुल नहीं है। अब इसका एग्जांपल बताए, ग्रांट ऑफ डियरनेस अलाउंस इज़ अ पर्टिकुलर रेट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेड एंड नॉट अ मैटर ऑफ राइट। तो कह रहे हैं कि जो डियरनेस अलाउंस होता है, जो महंगाई भत्ता होता है, वो एक तरीके का ग्रेस है, वो कोई राइट नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का डियरनेस अलाउंस नहीं बढ़ा है तो ये उसके फंडामेंटल राइट का ब्रीच नहीं है, क्योंकि ये उसका कोई राइट ही नहीं है। भाई, डियरनेस अलाउंस किसी का बढ़ाना, कोई भी स्टैट्यूट, कोई भी अथॉरिटी किसी का डियरनेस अलाउंस बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है। तो डियरनेस अलाउंस बढ़ाना या ना बढ़ाना किसी सामने वाले के अंदर कोई लीगल राइट नहीं क्रिएट करता है। तो वही वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो राइट है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ना कि कोई ऐसा राइट जो फंडामेंटल राइट ही ना हो। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो पिटिशनर्स का जो राइट है वही अल्ट्रा वायरस है, तो इस केस में रिट नहीं इशू की जाएगी। अच्छा, दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि एन एक्ट इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी नॉट बाउंड टू एक्ट अंडर द स्टैट्यूट। कह रहे हैं अगर कोई स्टैट्यूट है जिसके अंदर ऐसा क्लियर कर दिया गया है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनके पास ये पावर है कि वो डिस्क्रिशनरी एक्शन ले सकते हैं, कि मतलब वो जो है विवेक अपना यूज़ कर सकते हैं, कोई भी काम करने में वो अपना विवेक यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा वो किसी भी एक्ट के अंदर बात नहीं है करने से, तो वहाँ पे उनके विरुद्ध रिट नहीं इशू की जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके पास ये पावर दी गई है कि वो डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं कोई भी पब्लिक ड्यूटी करने के लिए। तो अगर उनके द्वारा पब्लिक ड्यूटी करने में किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति का या किसी आदमी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, तो उसके लिए रिट नहीं इशू की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उनको डिस्क्रिशन मिला है यूज़ करने के लिए स्टैट्यूट के थ्रू। अब इसका एक एक्सेप्शन है, लेकिन नीचे की जो कंडीशन है उसमें रिट इशू की जाएगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि इफ़ अथॉरिटी इज़ अंडर लॉ मीन्स इफ़ स्टैट्यूट प्रोवाइड्स टू यूज़ discretionary power by administrative authority oblique to exercise discretion, mandamus can be issued to compel an income tax authority out the instruction issued by the income tax
इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल एक्सरसाइजिंग इट्स एपेलेट पावर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन अगर स्टैट्यूट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि उनको वो एम्पावर करता है पब्लिक अथॉरिटीज़ को कि आप डिस्क्रिशन यूज़ करें किसी भी पब्लिक ड्यूटी को करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिशन यूज़ करी और उससे किसी का फंडामेंटल राइट अगर ब्रीच हुआ तो रिट इशू की जाएगी उसके ख़िलाफ़ कि आप इस एक्ट को सही तरीके से करिए। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, अब रिट इस केस में भी नहीं इशू की जाएगी। कह रहे हैं इफ़ देयर इज़ एन अल्टरनेट रेमेडी इक्वल बेनिफिट एंड इफेक्टिव। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, अगर उस फंडामेंटल राइट के इक्वल उसको कोई दूसरी रेमेडी मिल रही है किसी के थ्रू, या जो पार्टी उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच कर रही है, जो स्टेट अथॉरिटीज़, अगर वही कोई दूसरा बेनिफिशियल या इक्वल कोई इफ़ेक्टिव रेमेडी, कोई ऐसी रेमेडी जो इफ़ेक्टिव है और उस फंडामेंटल राइट के ब्रीच होने से जो उसको नुकसान होगा उसको वो जो है फुलफ़िल कर देगी तो वहाँ पे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं करेगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, पहला पॉइंट देखिए, इसका एक्सेप्शन क्या है, इवन इफ एन एडिक्वेट अल्टरनेट रेमेडी इज़ अवेलेबल बट द पिटिशनर कंप्लेन्स दैट फंडामेंटल राइट इज़ इनफ्रिंज्ड बिकॉज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट इज़ टू फंडामेंटल राइट। कह रहे हैं कि अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है और उसके लिए पब्लिक अथॉरिटीज़ कोई इक्वल रेमेडी दे रहा है जो कि इफ़ेक्टिव और इक्वल टू फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर पिटिशनर्स यहाँ पे ये कंप्लेंट करता है कि भाई उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है और उसको रेमेडी नहीं चाहिए, तो कोर्ट यहाँ पे रिट इशू करेगा, ये चीज़ कह रहा है। अब दूसरा क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं व्हेन अपील और रिवीजन डोंट प्रोवाइड एन इक्वल इफेक्टिव एंड कन्वीनिएंट रेमेडीज़। कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का जब फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है पब्लिक अथॉरिटीज़ के थ्रू, और उस ब्रीच होने के बाद उस व्यक्ति को ये पता होता है कि अगर वो अपील में जाएगा या रिवीज़न, अगर वो केस करता है और वो अपील में जाएगा या रिवीज़न में जाएगा और उसको कोई इफ़ेक्टिव फंड और कोई इफ़ेक्टिव रेमेडी नहीं मिलेगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके तब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको जो है या हाई कोर्ट उसको मैंडेमस रिट इशू कर देगा उस पब्लिक अथॉरिटीज़ को कि ये बंदा अगर अपील या रिवीज़न में गया तो उसको इफ़ेक्टिव रेमेडी नहीं मिलेगी, इसलिए आप उस एक्ट को पूरा करिए जो आपने रिफ्यूज़ कर दिया या फेल हो गया उसको पूरा करने से। अब तीसरा पॉइंट यह कह रहा है इफ़ द अल्टरनेट रेमेडी इम्पोज अ हैवी फाइनेंशियल बर्डन ऑन पिटिशनर। अब कह रहे हैं कि जो इफ़ेक्टिव रेमेडी है, कह रहे हैं जो इफ़ेक्टिव रेमेडी है, जो फंडामेंटल राइट ब्रीच होने के बाद जो उसको रेमेडी मिल रही है, अल्टरनेट रेमेडी है, वो इफ़ेक्टिव भी है, लेकिन वो हैवी फाइनेंशियल बर्डन, मतलब फंडामेंटल राइट ब्रीच होने के बदले जो उसको रेमेडी मिल रही है उसको पाने के लिए उसको बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस होगा, तो वहाँ पे भी वो रिट जो है इशू कर दी जाएगी, इस केस में रिट इशू कर दी जाएगी। अब दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं 7 पॉइंट एंटीसिपेशन ऑफ इंजरी, मतलब अगर ऐसी आशा है कि मुझे जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है वो कोई ऐसा काम करेगा जिसके थ्रू मुझे जो है कोई मेरे फंडामेंटल राइट ब्रीच होगा, तो उसके लिए हम थोड़ी ना जाएंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट हमारा ब्रीच ही नहीं हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट इशू नहीं करवाएंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। अब ये क्या कह रहे हैं, एनीबडी मीन्स जो अथॉरिटीज़ हैं who is likely to be effective by the order of the public officer। कह रहे हैं अगर कोई बंदा जिसका जो मतलब आगे जो इन फ्यूचर में किसी भी पब्लिक ऑफिसर या अथॉरिटीज़ के ऑर्डर से अफेक्ट होने वाला है, उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच होने वाला है, तो उसके लिए रिट इशू कर दी जाएगी अगर जो पब्लिक ऑफिसर है वो एक्ट्स इन कंट्रोवर्शन ऑफ हिज स्टेटरी ड्यूटी। कह रहे हैं कि एंटिसिपेशन है इंजरी का तो मैंडेमस नहीं इशू की जाएगी, लेकिन अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है जो जिस इंस्टीट्यूट के अंदर वो अपना एक्शन और ड्यूटी
पब्लिक ड्यूटी करने के लिए बाउंड है, अगर वो उसके कॉन्ट्रेरी कोई काम करती है और उससे किसी बंदे का फंडामेंटल राइट ब्रीच होने का चांसेस हैं, तो मैंडेमस इशू कर दी जाएगी। मतलब फंडामेंटल राइट ब्रीच होने से पहले ही मैंडेमस इशू कर दी जाएगी। अब जो दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि एन इंटेंडिंग बिडर एट एन ऑक्शन में अप्लाई फॉर रिट इफ द अथॉरिटी होल्डिंग ऑक्शन एक्ट्स कॉन्ट्रेरी टू द स्टैट्यूट अंडर विच द ऑक्शन इज हेल्ड और फेल्स टू परफॉर्म हिज स्टैट्यूटरी ड्यूटी इन कनेक्शन विद द ऑक्शन। अब कह रहे हैं कि कोई बिडर है जो बोली लगाने वाला है ऑक्शन में, कह रहे हैं वो भी रिट, उसके भी लिए रिट इशू कर दी जाएगी। कब इशू की जाएगी? अगर जो अथॉरिटी है जो ऑक्शन लगाती है, अगर वो उस ऑक्शन के अंदर जो स्टैट्यूट होता है, अगर वो उस स्टैट्यूट को फॉलो नहीं करती, उसके कॉन्ट्रेरी कोई काम करती है और या फिर वो फेल हो जाती है उस ऑक्शन में जो दिए गए प्रोसीजर हैं उसको फॉलो करने से, तो जो इंटेंडिंग बिडर होता है वो अगर अप्लाई करता है रिट के लिए तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इशू कर देगी। अब यहाँ पे अभी उसका फंडामेंटल राइट इंटेंडिंग बिडर का जो है इन्फ्रिज नहीं हुआ है, लेकिन वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके पक्ष में रिट जारी कर देगा। अब यहाँ ये कह रहे हैं थर्ड पॉइंट देखिए, अ पर्सन अगेंस्ट होम एंड इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर is made may apply for writs even before such order is actually enforced against him। कह रहे हैं कि कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ ने, ठीक है, जिससे जो कि ऑर्डर इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब अगर मेरे ख़िलाफ़ किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है जो कि इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बात सब जानते हैं, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर उस रिट को इशू करवा सकते हैं। लेकिन कब तक? जब उस ऑर्डर को कम इनटू फोर्स होने से पहले, उस ऑर्डर को हमारे ख़िलाफ़ अप्लाई होने से पहले हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर वो रिट इशू करवा सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा ये पूरा क्वेश्चन कि कब कब रिट इशूड नहीं की जाएगी और उसके हमने जो है आपके एक्सेप्शंस देख लिए। अब ये बताया है कि रिट किसके ख़िलाफ़ इशू नहीं की जाएगी। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स और गवर्नर ऑफ द स्टेट्स के ख़िलाफ़ रिट इशूड नहीं की जाएगी। अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट्स अपनी पर्सनल कैपेसिटीज़ में कोई ऐसा काम करते हैं जिससे सिटीजन्स ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है, तो मैंडेमस रिट नहीं इशू की जाएगी, ठीक है। या वो कोई ऐसा काम अपनी पर्सनल कैपेसिटीज़ में नहीं करते हैं जिसको करने के लिए वो बाउंड होते हैं किसी स्टैट्यूट में, तो भी रिट नहीं इशू की जाएगी। अब कह रहे हैं ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कह रहे हैं ऑफिसर हैं, ऑफिसर हो या मेंबर हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या वो स्टेट लेजिस्लेचर का हो, अगर वो जो है उसमें पावर वेस्ट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कह रहे हैं कि अगर कोई ऑफिसर है या मेंबर है पार्लियामेंट का या आपके स्टेट लेजिस्लेचर का, अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कोई पावर जो है, अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई पावर दी गई है क्या करने के लिए, प्रोसीजर को या कोई किसी तरीके का कंडक्ट ऑफ बिजनेस करने के लिए, तो उसके ख़िलाफ़ रिट नहीं इशू की जाएगी। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई ऑफिसर है या मेंबर पार्लियामेंट का कोई ऑफिसर है या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई ऑफिसर या मेंबर है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको एम्पावर किया गया है कि वो मतलब कुछ रूल्स या ऑर्डर्स को प्रोसीजर कर सके या किसी भी थर्ड पार्टी के साथ या किसी भी सिटीजन्स के साथ बिजनेस को कंडक्ट कर सके, अगर इस दौरान उस पर्सन्स का फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है, तो रिट आपके नहीं इशू की जाएगी। किसके ख़िलाफ़? ऑफिसर होना चाहिए और मेंबर होना चाहिए पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का। अब कह रहे हैं कि रिट थर्ड पॉइंट में भी नहीं इशू की जाएगी। कह रहे हैं पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ रिट नहीं इशू की जाएगी अगेंस्ट लेजिस्लेचर टू फॉरबिड इट फ्रॉम पासिंग एक्ट विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू द फंडामेंटल राइट। कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी मैंडेमस रिट नहीं पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ इशू की जाएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के द्वारा कि उनको रोका जा सके किसी भी एक्ट को पास करने से। ऐसा एक्ट
जो कि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है कोई ऐसा लॉ बनाने जा रही है जो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेगा आगे चल के, लेकिन अभी किया नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कि मैंडेमस रिट इशू की जाए ताकि वो ऐसा ना करें, तो यहाँ पे मैंडेमस रिट नहीं इशू की जाएगी। अच्छा, ये हमारा हो गया है कि कब किसके अगेंस्ट रिट नहीं इशू की जाएगी। अब इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंडेमस का क्या था, कि मतलब मैंडेमस इंग्लैंड में क्या था, इंडिया में क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंग्लैंड में हम देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो कह रहे हैं कि मैंडेमस वर्ड अपीयर इन अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स इशूड बाय द सॉवरेन्स हु रूल्ड इंग्लैंड। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, किंग वाज द सुपीरियर ओवर दियर एंड ही यूज्ड टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स। तो वो ऑर्डर दिया करता था और उसी ऑर्डर को मैंडेमस रिट एज अ टर्म मान लिया गया, ठीक है। लेकिन वो जो ऑर्डर थे वो ग्रीवियंस ऑफ द सिटीज़न, जो सिटीजन्स की ग्रीवियंस है उससे भी किसी भी तरीके से रिलेट नहीं करते थे बट लेकिन वो जो क्योंकि सिटीजन्स का कोई भी राइट अगर इन्फ्रिंज होता था तो उससे रिलेशन नहीं था। गवर्नमेंट का अगर किसी तरीके का कोई नुकसान होता था तो उस एक्ट को, जिस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है उसको करवाने या न करवाने के लिए जो सॉवरेन थे, जो किंग्स थे इंग्लैंड में, वो ऑर्डर इशू किया करते थे जिसको रिट का नाम दिया गया था। अब जो पहली बार इंग्लैंड में रिट इशू किया गया था वो 1615 में इशू किया गया था फॉर इन्फोर्सिंग अ राइट ऑफ अ प्राइवेट सिटीजन। मतलब अगर कोई पूछे तो ये बता दिएगा कि 1615 ईस्वी में फर्स्ट टाइम मैंडेमस रिट जो इशू किया गया था वो फॉर इन्फोर्सिंग द राइट ऑफ अ प्राइवेट सिटीजन्स। और ये क्यों किसको इशू किया गया था? मेयर को, जो इंग्लैंड के मेयर थे, और कॉरपोरेशन को, टू रिस्टोर अ बर्गीज टू हिज ऑफिस। बर्गीज उस आदमी को कहते हैं जिसके पास म्युनिसिपल पावर होती है। तो पहली बार रिट इशू की गई थी 1615 ईस्वी में प्राइवेट सिटीजन्स के राइट को जो है इन्फोर्स कराने के लिए। किसको इशू की गई थी? मेयर और कॉरपोरेशन को। क्यों इशू की गई थी? ताकि जो बर्गीज है, जिसके पास म्युनिसिपल पावर है, उसको अपने ही ऑफिस में फिर से रखा जाए। अब 18 सेंचुरी आते आते इट वाज यूज टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ वैराइटीज़ ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़ विच हैज़ बिन रॉन्गली रिफ्यूज। मतलब 18 सेंचुरी में ऐसी जो पब्लिक ड्यूटीज़ होती थी, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होती थी, जो बाउंड होती थी स्टैट्यूट के अंदर किसी काम को करने के लिए, लेकिन वो मना कर देती थी, तो उस काम को कराने के लिए, पब्लिक ड्यूटीज़ को कराने के लिए जो है रिट इशू करने लगे। इंग्लैंड में कौन करने लगा? जो किंग्स थे वो करने लगे। अब रिट कह लिए, ऑर्डर कह लिए, उस टाइम यही चीज़ थी। अब इंडिया में क्या है मैंडेमस रिट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो देखते हैं। तो इंडिया में एक एक्ट था जिसका नाम था लेटर पेटेंट एक्ट। ये एक्ट बहुत फेमस एक्ट था इंडिया में। इस एक्ट के थ्रू मैंडेमस रिट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। इस एक्ट ने क्या बनाया था? सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया था कैलकाटा में 1773 में, ठीक है। अब इस एक्ट ने एम्पावर किया था सुप्रीम कोर्ट्स को कि वो रिट इशू कर सके। उसके बाद फिर एक आया था 1877 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब इसने क्या किया कि ऑर्डर इशू करना शुरू किया। इस एक्ट के अंदर जो कोर्ट्स होती थी वो ऑर्डर इशू करती थी। वो ऑर्डर मैंडेमस ही नेचर का होता था। किस लिए इशू करती थी? टू रिक्वायर एनी स्पेसिफिक पर्पस टू बी डन। अगर कोई व्यक्ति किसी एक्ट को करने से मना करता था जिसके लिए व्यक्ति नहीं, यहाँ पे जो बॉडीज़ होती थी जिसके लिए वो बॉन्ड होता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था, तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कोर्ट्स एक तरीके का ऑर्डर इशू करती थी जिसका नेचर जो था वो मैंडेमस ही था। तो किस लिए करती थी? ताकि उससे उस एक्ट को पूरा करवाया जाए। अब कह रहे हैं कि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो जो था 1963 ये अबॉलिश हो गया था, और ये जो प्रोविज़न ऊपर के थे ये ओमिटेड हो गए थे, ये हटा दिए गए। क्यों हटा दिए गए? क्योंकि फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है और कॉन्स्टिट्यूशन ये यूज़लेस हो गए थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया
A constitution contains the similar and most effective procedure for the enforcement of the public duties under Article 32 and 26. तो कह रहे हैं कि सबसे पहले लेटर पेटेंट एक्ट का आया, जिसने सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया कलकत्ता में 1773 में, और उसने सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया कि वो रिट जारी करे। वो रिट मैंडेमस थी। अब 1877 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कोर्ट्स ऑर्डर इशू करते थे मैंडेमस नेचर के, जो किसको इशू करते थे? पब्लिक अथॉरिटीज़ को, कि वो जो स्टैट्यूट्स के अंदर कोई भी पब्लिक ड्यूटी करने के लिए बाउंड है वो उसको नहीं कर रही है तो उसको वो करें। उसके बाद इस तरीके के जो प्रोविजंस थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो ओमिट हो गए, उसको डिलीट कर दिया गया। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट आ गया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स हुए, आर्टिकल 32 और 26। अब उसके थ्रू रिट इशू होने लगी। तो ये हमारा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब एम क्या है? पब्लिक पर्पस एट लार्ज। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। तो आई होप यू मस्ट हैव लर्न अ लॉट. This lecture was very lengthy, and if you like this lecture, please like and subscribe also. So this is all about in this lecture. In next lecture I will try to cover also a very interesting topic. Thank you. Thanks a lot.